बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और घर रहकर ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इन्वायरमेंटल साइंसेस का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसके थर्ड इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी अहम है और इंतहाई बेसिक इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से है। आपको पता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए कुछ हमें हेल्प चाहिए होती है इन्वायरमेंट की तरफ से, कुछ फूड की शक्ल में, कुछ शेल्टर की जो है शक्ल में। तो आज का जो लेक्चर है वो इस बात का इहाता करता है कि हमें ये जो हमारा इन्वायरमेंट है जिसके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, ये कौन कौन सी हमें सपोर्ट जो है वो ज़िंदा रहने के लिए और महफूज रहने के लिए फ़राहम करता है। तो आज हम सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो हमें गिफ्टेड बाय द नेचर हैं, उनकी स्टडीज़ करेंगे, उनकी टाइप्स की स्टडीज़ करेंगे और इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक लफ्ज़ का मुताला करें, रिसोर्स एक तरह की सिंपल जो है वो हेल्प होती है कि किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए अगर आपको कोई मदद फराहम की जाती है तो आप कहते हैं जी ये रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होगा कि ज़िंदा रहने के लिए नेचर ने हमें अगर कोई भी जो हेल्प फराहम की है वो हमारे पास जो है वो नेचर की तरफ से वो रिसोर्स है, उसे हम नेचुरल रिसोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो गिवन है, अ नेचुरल रिसोर्स में बी डिफाइंड एज any material given to us by nature which can be transformed in a way that it becomes more valuable and useful. For example, wood is used for making furniture, yarn obtained from cotton is used for weaving cloth. तो wood है या yarn है, ये दोनों ही हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए ये मदद फराहम की है, इसलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्स का नाम देते हैं। अब जब रिसोर्सेज की बात आती है तो बेशुमार रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है। तो आसानी की खातिर हमने क्या किया है कि इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है ताकि हम इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें अगर हम देखा जाए तो टेक्निकली 3 टाइप्स में हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। उनमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उसमें हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इसी तरह से हमारे पास तीसरी एक टाइप यहाँ पर अराइज करती है जो कि साइक्लिक रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। रिन्यूएबल का लफ्जी मतलब होता है कि जिसको बहाल किया जा सके या दोबारा से नया बनाया जा सके। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं विच कैन बी रिन्यूड अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लॉयटेशन आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज, कि आप इनको जितना इस्तेमाल करें और अगर चाहें तो इनको दोबारा भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो जंगलात हैं, फॉरेस्ट। आप देखिए जंगलात को बड़ा एक तो ऑक्सीजन का बड़ा सोर्स है, दूसरा वो हमारे फ्लोरा और फाना को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो जंगलात एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि आप एक दफ़ा अगर इनको यूज़ कर लेते हैं, दरख्त वगैरह काट देते हैं तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं। ये एक अलग बात है कि भी जितने जंगलात काटे जा रहे हैं उस मुनासबत से लगाए नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो इम्बैलेंसमेंट का शिकार हो रही है। लेकिन बहरहाल आप अगर चाहें तो दोबारा से जंगलात उगाकर इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर जंगलात का शुमार जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में होता है कि आप इनको दोबारा जो है वो इस्तेमाल के काबिल जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इनका शुमार भी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में होता है। इसी तरह दूसरी कुछ ऐसे रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें फ़राहम किए हैं कि जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, अगर बेदरेक उनका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जल्द भी वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक ही दफ़ा फ़राहम होंगे अल्लाह ताला की तरफ से हो गए हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। उसमें डिफरेंट ज़मीन से निकलने वाली मादनियात हैं, ऑयल है और इस तरह की और चीज़ें हैं जैसे कोयला, जो आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा उसका अल्टरनेटिव जो है वो मुमकिन नहीं है। वो एक दफ़ा यूज़ हो गए तो समझें एंड हो गए, अब उसके बाद हमें किसी और चीज़ पर भरोसा करना पड़ेगा, ये रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसीलिए हम इनको नाम देते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी है, दैट इज़ साइक्लिक रिसोर्सेज। ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में ऐसे रिसोर्सेज से डेवलप की गई है टाइप
जिनको हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार। मसलन पानी है, आपने एक दफ़ा उसको यूज़ किया, उसके बाद आप दोबारा से इसको साफ़ करें, फ़िल्टर करें, दोबारा इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह के रिसोर्सेज जिसको आप कुछ प्रोसेस करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं, वो साइक्लिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो इस तरह से ये रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें ज़िंदा रहने के लिए फ़राहम किए हैं, और हमारी ज़िंदगी का तमाम दारो मदार जो है वो इन्हीं रिसोर्सेज पर मौजूद है। अब हम बारी बारी जो अहम रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें फ़राहम किए हैं उनकी अहमियत के बारे में जो है वो एक नोट यहाँ पर देखेंगे। मसलन सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स की सूरत में जो है वो हमने फॉरेस्ट को यहाँ पर इलेबोरेट किया है। उसमें सबसे पहले है इकोलॉजिकल बैलेंस। कहते हैं जी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। तो दरख्त होंगे, उन पर एनिमल्स होंगे, इसी तरह फॉरेस्ट जंगलात होंगे, तो उसके साथ साथ जो है वो वाइल्ड लाइफ एसोसिएटेड होगी। तो इसलिए ये एक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं कि जंगलात ख़त्म कर दिए जाएं तो ये कंफर्म है कि वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसी तरह रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एक बेहतरीन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। आप इनको इस्तेमाल करें अपने मकसद के लिए और उसके बाद दोबारा दरख्त उगाएँ, ये दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि आप बार बार इस्तेमाल भी करें और इनको दोबारा काश्त भी करें तो दोबारा जंगलात उगाए जा सकते हैं। इसी तरह ये इकोसिस्टम है, दरख्त है, इसमें कहता है डोमिनेट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम द स्पीशीज कंटेंट वैरायटीज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हर जंगलात की अपनी अपनी स्पीशीज़ हैं जो उसमें रहती हैं, डिफरेंट एनिमल्स उसमें रहते हैं। पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से में जंगलात मौजूद हैं, वहाँ पर भी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स मौजूद हैं। अदरवाइज़ जो है वो अमेज़ोन है, ये इस तरह के बाकी बड़े जंगलात हैं जहाँ पर डिफरेंट आपको एनिमल्स मिलते हैं जो वहाँ के स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जिसके पास कहते हैं जंगल होता है बहुत बड़ी मिकदार में, वो अमीर एक कंट्री काउंट होता है, क्योंकि वो लोगों को बहुत सी सहूलियात ऐसी फराहम करते हैं जो इंडस्ट्री में, मसलन अगर वुड है तो आप देखेंगे एक सिर्फ लकड़ी से कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो एसोसिएटेड है, जिससे बहुत सारे लोग रोज़गार कमा सकते हैं। तो इसी तरह जंगलात में डिफरेंट सफारी पार्क्स बनाकर या इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो जंगलात से इकोनॉमी, आप एक टूरिज़म प्लेस डेवलप कर सकते हैं, तो इकोनॉमी को बूस्ट जो है वो दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट। तो ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बायस बनते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। अब जितना ज़्यादा ट्रीज़ होंगे ऑक्सीजन लेवल उतना बेहतर होगा और वो जो एरिया होगा वो रहने के लिए उतना ज़्यादा मुफीद होगा। इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो वो है सेफ गार्ड अगेंस्ट पोल्यूशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बड़ा ख़तरा है इन्वायरमेंट को वो पोल्यूशन से है। आलूदगी जो है वो हमारे माहौल को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी लिविंग जो है वो इम्प्योर होती चली जा रही है। तो अगर किसी कंट्री में जंगलात मौजूद हैं तो वो पोल्यूशन को अंडर चेक रखते हैं, अंडर कंट्रोल रखते हैं, और इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होती जिसे हम ज़मीनी कटाव कहते हैं, और इस तरह से पोल्यूशन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसी तरह सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉरेस्ट का। तो उसमें हिल स्लोप्स हैं या लैंडस्लाइड हैं, अगर फॉरेस्ट ज़्यादा हो तो वो इन चीज़ों को रोकते हैं, और अगर पहाड़ वगैरह जो हैं वो उन पर ट्रीज़ ना हो तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो रोज़ाना टूटते रहते हैं। इसी तरह हवा की मदद से जो कटाव होता है डेजर्ट्स वगैरह में, तो अगर वहाँ पर ट्रीज़ हों तो वहाँ से विंड इरोजन जो है उससे बचा जा सकता है। विंड इरोजन का नुकसान बेटा ये होता है कि ये ज़मीन की जो अपर लेयर है उसके जो वैल्यूएबल मिनरल्स है उसको रिमूव कर देती है, जिसकी मदद से वहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म की प्लांट लाइफ को एग्जिस्ट करवाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह चेक द एक्सटेंशन बैलेंस, द फॉरेस्ट चेक स्ट्रॉन्ग गिल्स एंड कीप्स द सॉइल इंटैक्ट बीनीथ द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड दस चेक्स एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट। तो ये अगर दरख्त ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील हो जाए, लेकिन जंगलात जो है वो उसकी जो एक आप कह सकते हैं मिनरल कंटेंट्स हैं या उसकी ज़रखेज़ी है उसको बहाल रखते हैं और ज़मीन को सहरा में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। इसी तरह मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, द फॉरेस्ट चेक पोल्यूशन ऑफ एयर थ्रू इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर। तो ये इस पर पहले भी बात हुई है कि ये पोल्यूशन को रिमूव करती है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ाती है। इसी तरह अट्रैक्ट रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा जंगलात होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और बारिश जो है उसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है ओवर द इन्वायरमेंट। कंट्रोल फ्लड्स, सैलाब को रोकते हैं और
अगर जंगलात ज़्यादा हों तो सैलाब का पानी अगर आ भी जाए तो वो ज़्यादा नुकसान का बायस नहीं बनता। इसी तरह लिंक्ड विद कल्चरल एंड सिविलाइजेशन, फॉरेस्ट लिंक्ड विद आवर कल्चरल एंड सिविलाइजेशन, तो हमारी जो सकाफ़त है, तहजीब है, उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और लोगों के रहन सहन पर भी जंगलात का बड़ा वाज़े जो है वो असर देखा जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा सोर्स है वो वाटर रिसोर्स है। अब आपने पढ़ा था कि भी दूसरा हमारा जो बड़ा सोर्स है वो वाटर है आफ्टर फॉरेस्ट, या अगर आप वाटर को ज़्यादा उसमें लार्ज समझ लें तो वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद हमें दूसरी जो अहम चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो वाटर है। तो हमने अब ये देखना है कि ये जो हमारे पास सरफेस और ग्राउंड वाटर है ये हम किस तरह से हमारे लिए अहम है। कहते हैं वाटर क्लेम्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, और ये साइक्लिक रिसोर्स है। एन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर इन द कंट्रीज फॉर इरीगेशन, हम इससे ज़मीनें सैराब करते हैं। वाट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो या घर हो जिसमें पानी का इस्तेमाल ना होता हो। तो सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर नीड्स नो इलूसिडेशन, इस पर आप बेतहाशा जो है वो मजमून लिख सकते हैं कि पानी हमारे लिए क्यों अहम है। चंद एक पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर मैंने इलेबोरेट किया है। इट इज़ रिवील्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट वाटर सप्लाई एंड सिविलाइजेशन आर मोस्ट सिनोनिमस, कि इंसानी तहजीब और पानी का चोली दामन का साथ है, और पानी के बहुत ज़्यादा मतलब सहरा में रहने वाले लोग जो हैं जिनमें वहाँ का रहन सहन डिफरेंट होगा क्योंकि वहाँ पर वाटर कम अवेलेबल है। इसी तरह दरियाई इलाके के लोगों का रहन सहन और होगा, तो सिविलाइजेशन में बड़ा डीप इम्पैक्ट जो है वो वाटर क्रिएट करता है। इसी तरह सेवरल सिटीज एंड सिविलाइजेशन हैव डिसअपीयर्ड ड्यू टू वाटर शॉर्टेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज, ऐसे कई इलाके हैं, जजीरे हैं जहाँ पर पानी की किल्लत हुई तो वो वहाँ से मूव करना पड़ा, लोगों को अपनी ज़िंदगी बचाकर भागना पड़ा। तो पानी की शॉर्टेज जो है वो बड़ा एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती है ओवर लाइफ। इसी तरह मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर लूजिंग देयर लाइव्स एवरी ईयर फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज। अगर पानी की क्वालिटी बेहतर ना हो तो लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पर कहता है जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें यह मसला बड़ा संगीन है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि पानी के बहरान का शिकार है। साफ़ पानी की कमी है जिसकी वजह से हमारे लोग जो हैं वो आलूदा पानी जो है वो पीने पर मजबूर हैं और उस वजह से डिफरेंट बीमारियों का शिकार होते हैं। इसी तरह एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर केमिस्ट्री इज़ द बेसिस ऑफ नॉलेज of the multi-dimensional aspects of aquatic environment chemistry, which involves the sources, composition, reaction and transport of water। तो इसमें कहता है कि हमें जो वाटर की केमिस्ट्री है जिसमें काफ़ी कुछ उसने बयान किया कि इसके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, पानी बना कैसे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या क्या रिएक्शन शो करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए, क्योंकि वाटर के बगैर हमारी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर हम ज़रा देखें कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह पाक ने कैसे किया है, तो कहता है जी 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर सप्लाई इज़ इन द ओशियन, समंदरों में 97% पानी मौजूद है, और विच इज़ अनफिट फॉर द रिमेनिंग 3%, अनफिट ऑफ द रिमेनिंग 3%, कि भाई आप समुद्री पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर प्रोसेस करें वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप कहें वैसे यूज़ करें तो ये वैसे इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि बाकी 3% काबिल इस्तेमाल है, लेकिन उसमें से भी 2% इज़ लॉक्ड इन द पोलर आइस कैप। उसमें जो 2% उस पानी का हिस्सा है वो अल्लाह ताला ने पोलर आइस कैप्स बर्फ़ की सूरत में एक स्टोर रखा हुआ है। यकीनन उसका भी ज़रूर कोई ना कोई पर्पज़ है, अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ निकम्मी या बेकार पैदा नहीं की। और सिर्फ कहता है कि 1% इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, वो रिवर्स में है, लेक्स में है, स्ट्रीम्स में है, रिजर्वायर्स में है, ग्राउंड वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हम सिर्फ देखें कि 100% में से 1% यूज़ कर रहे हैं और उसको तेज़ी से डैमेज कर रहे हैं। यही मसाइल है जिसकी वजह से पानी है ही 1% और हम उसको भी कम कर रहे हैं, इसलिए हमें पानी की कमी का जो सामना है, और हमें चाहिए कि पानी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम और मुनासिब अंदाज से करें ताकि इसकी शॉर्टेज से जो है वो बचा जा सके। इसी तरह हमारा जो अगला एक रेलिवेंट इसी से चीज़ है कि हम अपने रिसोर्सेज को किन किन ख़तरात से हमें बचाना है। उसमें सबसे पहला जो ख़तरा है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि हमारी आबादी जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रही है। अभी जो हमने रिसोर्सेज की बात की है, अगर हम आबादी के लिहाज से देखें और ये इसी तरह बढ़ती रही तो हम तमाम रिसोर्सेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर देंगे और फिर हमारे पास सवाए पछताने के कोई जो है वो चारा नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले
कहते हैं द मोस्ट ड्रामेटिक इंक्रीज इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन अकर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि हम सब उसका हिस्सा है कि 20वीं सदी के आखिर में बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो बढ़ना शुरू हुई। उससे पहले ये रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं थी। एज मैंशनड इन द मेयरली द पास्ट 40 years द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड मोर देन द डबल्ड, कि आखिरी 40 सालों में ये तादाद डबल हो गई है, फ्राम 2.5 बिलियन टू अबाउट 6.8 बिलियन। दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समटाइम्स रेफर्ड टू एज पॉपुलेशन बॉम्ब। तो आबादी का इस तरह से बेतहाशा बढ़ना जो है उसको वो नाम दे रहे हैं पॉपुलेशन बॉम्ब है, क्योंकि इसका कोई मस्बत असर नहीं होगा, ये तमाम रिसोर्स पर, लिविंग पर मनफी असरात मुरतब करेगी। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज इन सम इम्पॉर्टेंट वेज द अंडरलाइंग इशू ऑफ द इन्वायरमेंट। मच करंट इन्वायरमेंटल डैमेज इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ एंड आवर रेट ऑफ इंक्रीज। तो कहता है कि अगर ये ह्यूमन पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ती रही तो जो भी हमारे मसाइल हैं वो तो बढ़ते रहेंगे, वो कमी की तरफ नहीं जाएंगे और हमारा इन्वायरमेंट बुरे तरीके से डैमेज होगा। तो इसलिए बड़ी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ज़रूरत है कि आबादी को कंट्रोल में रखा जाए। इसके लिए डिफरेंट जो है वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं, डिफरेंट रूल्स बनाए जा सकते हैं जिसके तहत कुछ ना कुछ आबादी को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह अब सवाल सब एक जहन में पैदा होता है कि आबादी को कंट्रोल अगर ना किया गया तो फिर हमारे प्लेनेट अर्थ की क्या कैपेबिलिटी है, वो कब तक इसको सस्टेन कर पाएगा लाइफ को। द स्टोरी ऑफ रिसेंट फैमिन्स एंड फूड क्राइसिस ब्रिंग्स अप वन ऑफ द सेंट्रल एनवायरमेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल द अर्थ कैन सस्टेन, कि हमारी ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने अफराद जो है वो रह सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द सस्टेनेबल ह्यूमन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। मच ऑफ दिस बुक विल डील विद द इंफॉर्मेशन that helps answer this question. So however there is a little doubt that we are using many renewable environmental resources faster than they can be replenished. कहता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हम इतनी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उतनी देर में हम बना नहीं पाते जितने बिजली जल्दी से कंज्यूम हो जाते हैं। इससे भी इम्बैलेंसमेंट डेवलप हुई हुई है। इन अदर वर्ड्स वी आर यूजिंग दैम अनसस्टेनेबली। इन जनरल वी आर यूजिंग फॉरेस्ट एंड फिश फास्टर देन दे कैन रीग्रो, and we are eliminating habitats of endangered species and other wild faster than they can be replenished. We are also extracting minerals, petroleum, groundwater without sufficient concern of their limits or need to be recycled them. As a result, there is a shortage of some resources. तो सवाल ये नहीं है कि हम कितना सपोर्ट कर पाएंगे लाइफ को, सवाल ये है कि जितनी तेज़ी से हम सपोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं उतनी तेज़ी से हम उसको बना नहीं रहे। तो इस लिहाज से एक जनरल कैलकुलेशन जो है वो उसने नेक्स्ट दी हुई है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी को किसी नंबर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें तो कहते हैं देयर आर लिमिट्स टू द अर्थ पोटेंशियल टू सपोर्ट ह्यूमन। इफ वी यूज अर्थ टोटल फोटोसिंथेटिक पोटेंशियल विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी टू सपोर्ट 6.8 बिलियन पीपल, अर्थ कुड सपोर्ट अ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 15 बिलियन। ये उसने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी है कि अगर इस वक्त ज़मीन की आबादी जो 2.5 बिलियन से बढ़कर 6.8 बिलियन हो चुकी है तो वो अर्थ जो है वो 15 बिलियन ह्यूमंस तक तो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर हम अपनी पूरी एफिशिएंसी पर अर्थ को यूज़ करें तो, और अगर हम तरक्की पजीर मुबालक की तरफ देखें तो वो इस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पर फिर डिफरेंट कहत साली का सामना करना पड़ता है, खुश्क साली का सामना करना पड़ता है, जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। However, in doing this, we should share our land with very little else. When we ask what is the maximum number of people that Earth can sustain, we are asking not just about Earth's carrying capacity, but also about sustainability. तो ये कहता है जब हम 15 बिलियन की बात कर रहे हैं ना, तो इससे हमने ये मुराद नहीं लेना कि 15 बिलियन एक दिन के लिए को रहने हैं, ये परमानेंट ओवर द ईयर्स इन्होंने रहना है, तो इसलिए ये सस्टेन करेंगी इतनी तादाद। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम तकरीबन अर्थ की कैपेसिटी का मोर देन 50% के करीब जो है वो अवेल कर चुके हैं। तो इसलिए आबादी पर कंट्रोल अभी से करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ मज़ीद अहम चीज़ों पर इन्वायरमेंट के हवाले से बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।